नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे बाप और बेटी की कहानी है जिन्हें कुदरत ने शारीरिक रूप से कुछ कमियां दी थी। पिता जावेद देख नहीं सकता था और उसकी भोली भाली बेटी बोल नहीं सकती थी। अपनी इस मजबूरी की वजह से जावेद मैना की हर बात को समझ नहीं पाता था। लेकिन क्या शारीरिक रूप से नॉर्मल माता पिता अपने बच्चे की हर बात को समझ लेते हैं? आज के इस बढ़ते अपराध के माहौल में जुर्म किसी भी वक्त हमारी तरफ बढ़ सकता है, हमें अपना शिकार बना सकता है, क्योंकि जुर्म करने वालों पर किसी की खूबी और खामी का कोई असर नहीं होता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ना आ गई तू बेटा। आजा 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 बेटा आजा। है ना, आजा बेटा। कहाँ रह गई तू? है ना बेटा, अपने अब्बू के साथ खेल खेल रही है तू? हैं, अरे क्यों परेशान कर रही है अपने अब्बू को? हैं, आजा। चल मैं ही बांध देता हूँ बकरियों को। आ आ आ आ आ। बेजुबान जानवर घर आ गए। तेरी बेटी नहीं आई, लगता है ये फिर से शरारत कर रही है अपने अब्बा से। है ना? अरे चाचा, मैना नहीं है यहाँ पर। हाँ? नहीं है? अच्छा, कहाँ चली गई? मेरी बेटी की जिंदगी वैसी भी तूफानों से घिरी पड़ी। या अल्लाह, कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। जो खिलवाड़ तूने मेरी जिंदगी के साथ किया है ना, कसम खाता हूँ तेरी जिंदगी भी बर्बाद करके रख दूंगा। नहीं, मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं ढूंढूंगा उसको। ना ना बेटा, ये मैना को देखा है कहीं क्या? जुम्मन, क्या हुआ मामू? जुम्मन कहाँ है? वो तो सुबह से ही शहर गए हैं और बच्चे अभी आए नहीं हैं। मैना के साथ तो गए थे। खुद तो बिगड़ी है, मेरे बच्चों को भी बिगाड़ रही है। मुन्ना भी नहीं लौटा अभी तक। कुछ फिक्र सी होने लगी है मुझे। फिक्र मत करिए मामू, जाएंगे कहाँ? आ जाएंगे, यही होंगे कहीं। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। रफीक। अरे जावेद चाचा, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, वो मैना को कहीं देखा तुमने? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? लौटी नहीं घर अभी तक। अरे आ जाएगी, होगी अपनी बकरियों के साथ कहीं। बेटा, बकरियां तो घर आ गई, मैना नहीं लौटी। अच्छा चाचा, आप यहीं रुको, हम बस दुकान बंद कर लेते हैं, फिर चलते हैं साथ में, ढूंढते हैं उसे। ठीक है। सुनिए, इधर आइए जरा। हाँ आया। चाचा आप 2 मिनट रुको, हम बस अभी आते हैं। बात क्या है बताओगी? चलो ना। ऐसा है ना, दूसरों के फटे में टांग लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कहीं नहीं जाओगे। जावेद चाचा हमारे अपने हैं, हमारे पड़ोसी हैं वो। लेकिन इतने बड़े गांव में पड़ोसी का फर्ज निभाने के लिए तुम ही नहीं हो, और भी बहुत पड़े। और तुम्हारी दोस्ती ना बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं, इसके लिए बोल रही हूँ, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। हर रिश्ते को एक तराजू में नहीं तोला जाता जमीला, और मैना की बात बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है। चलो चाचा। चाचा, जावेद चाचा। वालेकुम सलाम। भैया जरा ध्यान रखो। जावेद भाई,
कहाँ जा रहे हो? अरे करीम भाई, वो मैना अभी तक घर नहीं आई, वो मुन्ना और रानी भी नहीं आए, तो नूर क्या देखने जा रहा हूँ। नहीं मिले तो फिर जंगल की तरफ जाऊंगा। जावेद भाई, मैं भी आता हूँ आपके साथ। इलियास, मेहमूद, तुम जंगल की तरफ जाओ। चलो जावेद भाई, नूर के घर जाते हैं। चलिए। जावेद भाई, आ गया नूर का घर। शायद आपा, क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पर? शमशाद आपा, मैना आई है यहाँ पे। मैना भला यहाँ क्यों आने लगी? ये घर तो चुभता है ना उसे, और फिर इतने दिन घर पर बिठा कर रखा, तब ख्याल नहीं आया? शमशाद आपा, ताने मत मारो। जावेद भाई वैसे ही परेशान है, उनकी मैना अब तक घर नहीं लौटी है। तो मैं क्या करूँ? मियां नूर कहाँ है? लो, अब नूर से क्या लेना देना? एक तो अपनी बेटी को घर गृहस्थी का सलीका सिखाया नहीं, और मर दिया हमारे माथे पे। आपा, इतना जहर मत उगलो। आप नूर को बुलाइए। नहीं है नूर घर पे, खेती के काम से बाहर गया है, और आप लोग भी चले जाइए, समझे? कहाँ चली गई मेरी बच्ची? कहाँ चली गई? इतनी रात में कभी घर से बाहर नहीं रहे वो, और किसी मुसीबत में पड़ गई तो किसी को आवाज भी नहीं लगा पाएगी बेचारी। वो तो पैदाइशी। जावेद भाई। हाँ? जावेद भाई। हाँ आपा। मुबारक हो। आपको बेटी हुई है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी बेटी, मेरी बेटी। शुक्र है मेरे अल्लाह, शुक्र है। मेरी बच्ची। अच्छा आपा ये बताओ, बेटा दिखने में कैसी है? माशाल्लाह परी है, परी। बहुत खूबसूरत है बच्ची। लेकिन जावेद भाई, हाँ आपा। एक फिक्र की बात है। क्या? जब से बच्ची पैदा हुई है, इसके गले से आवाज नहीं निकली। या अल्लाह। मेरी बेटी की हिफाजत करना। इतनी रात हो गई है, मुन्ना भी ना पता नहीं कहाँ भटकता रहता है। आपा, अरे शामत, देखना ये बच्चे पता नहीं सुबह से कहाँ गायब है। वैसे मुझे मुन्ना की फिक्र नहीं है, पर रानी तो अभी छोटी है ना। आपा घबराइए मत, बच्चे ठीक होंगे। आज सुबह ही मैंने रानी को मैना के हाथों में देखा था। मेरा शक सही निकला, मेरी रानी को वो चुड़ैल ले गई है। और तुम कहते हो कि घबराओ नहीं, वो मुझसे मेरे बच्चे छीन कर ही दम लेगी। ऐसा कुछ नहीं है आपा। रुखसाना आपा, आपकी लाडली मैना गायब हो गई है। आपने इस बेबस को सहारा ही नहीं दिया, बल्कि हर मुसीबत में मेरा साथ भी दिया। क्या करूं आपा? कभी इसकी आहट को समझ लेता हूँ और कभी नहीं समझ पाता हूँ। ये बेचारी बिन माँ की बच्ची और मैं अभागा बाप, न जाने क्या आजमाइश ले रहा है ये। अल्लाह मेरी। आप जा रही थी क्या आपा? जी हाँ, जा रही थी। जावेद भाई, हाँ? ये मेरी पायल है। मैं इस पायल को बच्चे के हाथ में बांध देती हूँ। जावेद भाई, हाँ? अब से ये पायल की आवाज ही मैना की आवाज बनेगी। इसे इसके हाथ से कभी अलग ना होने देना। हुसैना, आप इस दुनिया में नहीं रही और मैना भी न जाने कहाँ चली गई। जावेद की जिंदगी में मैना के अलावा और कुछ नहीं था, और मैना की जिंदगी भी जावेद से जुड़ी हुई थी। लेकिन मैना के अचानक गायब हो जाने से जावेद की जिंदगी हिल सी गई थी।
मैना के साथ साथ उसके पड़ोस के 2 बच्चे मुन्ना और रानी भी गायब थे। गांव के लोग भी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आखिर क्या हुआ था उनके साथ? क्या मैना और वो बच्चे साथ में किसी हादसे का शिकार हो गए थे? क्या कोई अनहोनी हो गई थी? पुलिस स्टेशन दूर होने की वजह से शिकायत अगले दिन दर्ज करवाई गई। मेरे बच्चों को ढूंढ दीजिए साहब, मैं नहीं रह पाऊंगी उनके बगैर, पता नहीं कहाँ होंगे। साहब, यही है वो बच्चा जावेद जिसकी बेटी मैना मेरे बच्चों को ले गई। आसिफा, मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती है। चाचा मैंने खुद देखा है उन्हें साथ में। खुद का घर तो बसा नहीं पाई, दूसरों के घरों में आग लगाती फिरती है, बड़ी मजलूम बनती है। बेचारी क्या जादू कर रखा है मेरे बच्चों पर उसने। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। मैं तेरे लिए दूध ले आती हूँ, ठीक है? झूठ बोल रही है साहब। साहब, मेरी बच्ची कहीं खो गई, मेहरबानी करके उसे ढूंढ दीजिए। हो गया मतलब? बकरियां चराने गई थी, वापस नहीं लौटी। मैना नाम है उसका, 22 साल की उम्र है। और ये उसकी तस्वीर। बकरियां चराने कहाँ गई थी? कुछ बोल कर गई थी? मेरी मैना बोल नहीं सकती, पैदाइशी बेजुबान है। और मैं पैदाइशी नबीना। माफ कीजिएगा जावेद साहब, लेकिन पूछना पड़ता है, कहीं मैना का किसी के साथ कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं था? अस्तगफिरुल्लाह। या फिर आपका या मैना का कोई दुश्मन हो? नहीं साहब, नहीं। मेरी मैना शादीशुदा है। हाँ, वो शौहर से कुछ झगड़ा हुआ था। अब किस घर में मियाँ बीवी में कहा सुनी नहीं होती है, हो गया किसी बात पे झगड़ा। लेकिन हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है साहब। सब बहुत सीधी है मेरी बच्ची। हाँ, खाक सीधी है। बच्चा ना होने की गोलियां खाती थी और अपने शौहर तक से छुपा रखा था। ये है जो गोलियां खाती है, इसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है। इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इस बेइज्जती का बदला तो मैं लेके रहूंगा। तलाक हुआ था उसका? नहीं साहब, नादान है मेरी मैना, पता नहीं दिल में क्या छुपाए बैठी। सर, एक कहावत है, अंधे और गूंगे का कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन जुल्म करने वाले का कोई दोस्त भी नहीं होता। दास, 1 साल की बच्ची रानी, 10 साल का लड़का मुन्ना और 22 साल की बेजुबान शादीशुदा मैना, तीनों गायब है। आसिफा का इल्जाम मैना पर है कि उसने ही बच्चों को गायब किया है। सर, एक तरफ ये लड़की मैना मानसिक तौर पर परेशान है, तो हो सकता है ये गलत कदम उसी ने उठाया। दूसरी तरफ उसके पति नूर पर नाम और धोने के ताने लग रहे थे, तो वो भी ये काम कर सकता है। सर, एक पॉसिबिलिटी और है कि इन तीनों केस का आपस में कोई कनेक्शन ही ना हो। वो जो भी हो, फिलहाल तो ये 3 लोगों के मिसिंग का मामला बनता है। एक टीम तैयार करो इन 3 लोगों को ढूंढने के लिए, और गांव में जाके पूछताछ करो कि ये माजरा क्या है। ओके सर। कितनी मासूम है मेरी बेटी, छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढ लेती। मैना बेटा, अरे वाह, बहुत खूबसूरत है। तूने बनाया? शाबाश। मैं तेरे दिल की बात समझता हूँ बेटा। तुझे असली गहने नहीं दे पाए ना, इसलिए नकली गहनों से अपना दिल बहला रही है तू, है ना? मैना अब्बू की दुनिया है, अब्बू मैना की दुनिया है। मैना बेटी, लौटा बेटी, जल्दी लौटा। कहाँ चली गई तू? आप नूर की अम्मी? जी हाँ, मैं ही हूँ। पर क्या हुआ साहब? नूर का है? तो खेती के काम से बाहर गया हुआ है। कब तक लौटेगा वो? 2 दिन में आ जाएगा। उसका मोबाइल नंबर दीजिए। एक तो घर से गायब है, ऊपर से फोन भी बंद आ रहा है, और वहाँ आपकी बहू मैना, वो भी लापता है। कहीं आप ही का तो हाथ नहीं है मैना के गायब होने में?
ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मुझे कुछ नहीं पता। नूर अगर घर आए तो उससे कहिएगा थाने में आके हमसे मिले। जी साहब। ये जो जावेद मियाँ है, उनकी बेटी मैना जो गायब हो चुकी है, उसका किसी के साथ कोई चक्कर वगैरह? हाँ साहब, मैना का रफीक दर्जी के साथ चक्कर था। अक्सर दोनों को साथ में देखा करता था। हाँ साहब, रफीक और मैना का बचपन से ही चक्कर था। अरे मोहन, वो चरने वाली बकरियां बांध के क्यों रखी है? क्या हुआ साहब? बड़े चर्चे सुने हैं गांव में तेरे और मैना के। आखिरी बार कब मिला था उससे? ऐसा कुछ नहीं है साहब, मैं कल ही मिला था उससे। ये मैंने कल क्या सुना? मैना, तुम बांझ होने के कलंक को सहती रही और अपने शौहर को नामर्द होने के ताने सुनते देखती रही। आखिर ऐसी क्या वजह थी मैना? बोलो मैना। क्या इतना गलत कैसे सोच सकती हो तुम मैना? अरे माना कि तुम्हारे अब्बू देख नहीं सकते, तुम बोल नहीं सकती, और तुम्हारे बच्चे भी वैसे होंगे, ये कैसे सोच लिया तुमने? ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ तुम्हारे दिल का वहम है। इसके अलावा कोई और बात जो मैना को परेशान कर रही थी? और कुछ खास तो नहीं साहब, लेकिन हाँ साहब, एक दिन मैं और मैना कहीं से लौट रहे थे तो अचानक जुम्मन सामने आ गया और मैना उसे देख के कुछ सहम सी गई थी। जुम्मन, वो आसिफा का शौहर? जी साहब। लेकिन उसको देख के क्यों डर रही थी वो? अब ये तो पता नहीं साहब, क्या बात होगी। ठीक है, लेकिन गांव छोड़कर हमसे पूछे बिना मत जाना। जी साहब। देख दो जाके। मोहन, ये पत्थर पे खून कैसा लगा? जुम्मन का है? जी वो तो शहर गए हैं काम से। अपने बच्चों के लापता होने की खबर मिलने के बाद भी नहीं लौटा। कल घर से कितने बजे निकला था वो? कल वो सुबह 10 बजे निकल गए थे। आपको मेरे बच्चों की कोई खबर मिली? अभी तक नहीं, लेकिन जुम्मन अगर घर आए तो उसे कहिएगा थाने आके हमसे मिले। जी। सर, मैं कांस्टेबल घोष बोल रहा हूँ। हटिए, पीछे हटिए। सर, ये देखिए सर। सर, आसिफा की बातों से लगता है काफी जलन है उसे मैना से। सर, आसिफा का ये भी कहना है कि बच्चे उससे ज्यादा मैना को पसंद करते थे, फिर मैना इसे क्यों मारेगी? हो सकता है कि मुन्ना के हाथों कुछ हादसा हुआ और उसमें इसकी जान चली गई हो और मैना का कुछ लेना देना ही ना हो। सर, ये भी हो सकता है कि ये काम किसी और ने किया हो और उसके बाद मैना और मुन्ना को उठा के ले गया हो। ये जो भी है तो एक मासूम बच्चे के मर्डर का मामला। मुन्ना और मैना को सबसे पहले हमें ढूंढना होगा। आसपास का इलाका छान मारो, मुन्ना और मैना के फोटोग्राफ हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो, पत्थर पे खून का सैंपल ले लो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। जुम्मन, 2 दिन से कहा था तू? शहर गया हुआ था साहब। कि मैंने तुमसे क्यों डरती थी? वो भला मुझसे क्यों डरने लगी साहब? अच्छे ताल्लुकात है हमारे, पड़ोस में काफी सालों से रहते हैं साहब हम। किसी ने गलत खबर पहुंचाई होगी साहब आप तक, वो तो रफीक ही उसके पीछे पड़ा रहता है। कभी मैंने टोक दिया होगा तो सहम गई होगी साहब। और ये क्या सवाल कर रहे हैं साहब आप? मेरे बच्चे की मौत हो गई है साहब, मेरा बेटा गायब है, मैना का कोई पता नहीं है साहब। तुम्हें किसी पर शक? नहीं साहब, ऐसा तो कोई नहीं। पता करो रानी की लाश जहां मिली वहां किस किस के फोन एक्टिवेट थे, लेकिन रानी का मर्डर कौन कर सकता है? मुन्ना, मैना या नूर? और एक बात समझ में नहीं आ रही, ये मैना खुद तो मां बनना नहीं चाहती थी, लेकिन दूसरों को बच्चे से बहुत प्यार करती थी। और हाँ, जिस तरह से लाश को छुपाया गया था, कोई नहीं चाहता था कि ये मर्डर सामने आ जाए। वो ना हो कोई गांव वाला ही इन्वॉल्व है इसमें। और सर, नूर गायब भी है। नूर को ढूंढना बहुत जरूरी है। वैसे मुन्ना और मैना अगर भागे भी होंगे तो पैदल गए होंगे, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होंगे। आसपास कोई गांव भी नहीं है, तो हो सकता है ये अपने ही गांव में किसी के घर में छुप कर बैठे होंगे। गांव में जाके पता करो। ओके सर। लेकिन सबसे पहले इस आसिफा की कुंडली निकालो।
ओके सर। मैना की गुमशुदगी के बाद सामने आए वाकयात कुछ और ही कहानी बता रहे थे। गांव के लोगों से मैना के बारे में मिली जुली राय मिल रही थी, लेकिन रानी की मौत के बाद मामला बेहद संगीन हो गया था। लेकिन सवाल अब भी यही था कि आखिर वो है कहां। आखिर जिसका डर था वही हुआ ना। इस कीको की बेटी ने मार डाला मेरी बेटी को और मुन्ना को भी कहीं लेकर चली गई। सिफा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? रानी को मेरी बेटी नहीं? नहीं नहीं, मेरी मैना कभी ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती क्या मामू? कर गई। हमारे रानी को मार डाला, हमारे मुन्ना को लेकर भाग गई वो। देखो बेटा, तुम्हें कहीं गलतफहमी हुई। मैना ऐसा कभी नहीं कर सकती। चाचा, मैना ऐसा नहीं कर सकती तो और कौन कर सकता है? वो ऐसा क्यों करेगी? जो करना था वो कर चुकी वो। मामू, हमारे एहसानों का ये सिला दिया आप लोगों ने। अरे मारना ही था तो मुझे मार डालते। मेरी बेटी ने क्या गुनाह किया था? देखो बेटा, रानी की मौत का हम सबको अफसोस है। मामला पुलिस के पास है। जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। तो फिर बेटा यहाँ तमाशा करने से क्या फायदा? बेटा तुम इन्हें ले जाओ। लेकिन चाचा, बेटा जाओ, इन्हें ले जाओ। मैं छोड़ूंगी नहीं उस मैना को। बेटी, मेरी बेटी को मार डाला। अल्लाह माफ नहीं करेगा मुझसे। जाइए यहाँ से। करीम भाई, यकीन मानो, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। अरे वो तो बच्चों पर जान छिड़कती है अपनी। वो बच्चों को आसिफा के खिलाफ क्यों भड़काएगी? वो तो मैना अपा, आप ही मेरी अम्मी क्यों नहीं बनी? मैं उस भूतनी के घर क्यों पैदा हुआ जो खाना कम और मार ज्यादा खिलाती है? जमुना, मैना आपा क्या कह रही है? ऐसी बातें नहीं करते बेटा, आखिर वो तुम्हारी अम्मी है। यही तो रोना है नानू। मैना बेटी, घर आ जा, घर आ जा। शांत रहिए। पूरे बाप की हिम्मत जवाब दे रही है। घर आ जा। ठीक है सर, कांस्टेबल का फोन आया था। नूर का पता चल गया, वो मालदा में छुपा बैठा है। उठाकर लेकर आओ उसे। ओके सर। सुनिए तो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। घर संसार तेरा रंगपुर में, मालदा में क्या कर रहा था फिर? मुन्नी और मैना कहाँ है? रानी को क्यों मारा तूने? साहब मुझे नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता आप क्या पूछ रहे हैं। तो मालदा में क्यों छुपा था? लुका छुपी खेल रहा था हमारे साथ? साहब मेरी पहली बीवी को दूसरी शादी से बच्चा होने की वजह से सब मुझे नामर्द कहते थे। ये धप्पा मेरे लिए बोझ बन गया था साहब। मुझे किसी भी हाल में बच्चा चाहिए था साहब, पर मैना ये बात समझने को तैयार ही नहीं थी। और मैना तो खुद गर्भनिरोधक की गोलियां खाती थी साहब। तो मैं क्या करता? इसलिए तो मैना को जबरदस्ती अपने घर लेकर जाना चाहता था। उसने मना किया। गलती से तेरे हाथों रानी का खून हो गया, इसलिए तूने मुन्ना और मैना दोनों को रास्ते से हटा दिया। साहब ये आप क्या बोले जा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। झगड़े के बाद तू मैना को मिला था या नहीं? नहीं साहब। तेरी हर हरकत पे हमारी नजर रही, इसलिए गांव तो दूर की बात है, मोहल्ले के बाहर भी कदम रखने के बारे में सोचना भी मत। चल निकल। सर, मुन्ना को जावेद के घर में देखा गया है। मुन्ना डरो नहीं। कहाँ थे तुम और क्या हुआ तुम्हारे साथ? सब कुछ बताओ हमें। मेरी बकरियां चरते चरते कहीं दूर चली गई थी। मैं उन्हें ढूंढने के लिए दूर चला गया, लेकिन जब वापस लौटा तो देखा कि मैना आपा और रानी दोनों ही वहाँ नहीं थे। मैंने दोनों का इंतजार किया। मैंने अपनी बकरियां बांधी और मैं वहीं सो गया। देर रात जब आँख खुली तो पहले एक ख्याल आया कि शायद मैना आपा रानी को घर ले गई हूँ, पर जब मैं घर लौटा तो दोनों वहाँ नहीं थे। अम्मी के डर से मैं वहाँ से चला आया। तो पिछले 2 दिन तुम कहाँ थे? मैं 2 दिन जंगल में घूमता रहा। मुझे भूख लगी, मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, इसलिए मैं वापस नानू के घर आया। मामू, तूने छुपा के रखा था मेरे बेटे को। ये सिला दिया तूने मेरे अम्मी के एहसानों का। ये सिला दिया तूने मेरे अम्मी के एहसानों का। नानू ने कुछ नहीं किया है, छोड़ दो। मैंने मना किया था तुझे मैना से मिलने के लिए, और तूने रानी को मैना के पास ही छोड़ा। आपा कहता है ना, उसी ने मारा है तेरी बहन को। कातिल है वो। तू जा वहां से, कातिल है वो। मैना आपा किसी को नहीं मार सकती, वो बहुत अच्छी है। वो तो आप हो,
जो मैना आपा के मना करने के बाद भी उन्हें छूते थे, उनसे लिपटते थे, उनके साथ गंदी हरकतें करते थे। वरना मार डालूंगा तुझे। या अल्लाह, तो जुम्मन वो तू था? हाँ? अरे मेरी मैना ने मुझे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं आंखों का अंधा कुछ समझ नहीं पाया। क्या तेरे पीछे कौन 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 है वहां? कौन है वहां? कौन है? मैना, मैना, क्या हुआ? पापा, मैना, मैना, क्या हुआ? पापा, पापा। हाँ, लगता है मैना के पीछे कोई पड़ा था। पापा, क्या हुआ? क्या कहना चाह रही है मैना? कौन पड़ा इसके पीछे? कुछ नहीं भाईजान, किसी राह चलते ने छेड़ दिया, बच्ची डर गई है। बेटा तू डर मत, तू अब बड़ी हो रही है, ऐसी बातें तो होती रहेंगी, इसे मुकाबला करना सीख। मैना मैं तो बेबस लाचार अंधा था, पर यहाँ तो आंखों वालों ने मुझे और मेरी मैनों को धोखा दिया साहब। रुखसाना आपा भी अपनी औलाद के गुनाहों पर पर्दा डालती रही। अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा जुम्मन। दोज़ख की आंख में चलेगा तू। चाइल्ड मोलेस्टेशन। चल जुम्मन, इतने सारे खुलासों के बाद तो तेरी खातिरदारी बनती है। सही चलो से। सर मैंने कुछ नहीं किया। देख जुम्मन, सिर्फ सच बोलना, कहानी सुनने के लिए टाइम नहीं मेरे पास। बोल। सब सच बताता हूँ साहब। मैना की अम्मी नहीं थी साहब, इसलिए मेरी बकरियों का दूध उसे पिलाया गया। वो जब बड़ी हुई तो मैं उसे जंगल में बकरियां चराने ले जाता था, मैं ही उसका ख्याल रखता था साहब। पर फिर लगा कि वो जवान हो रही है। जावेद को ये बात पता नहीं चली, समझ सकता हूँ, लेकिन तेरी अम्मी को भी ये बात पता नहीं चली। पता चली थी साहब, और उन्होंने मुझे मैना से मिलने को मना भी किया। एक जुम्मन, बिन माँ की बच्ची है मैना, कुछ नहीं है जावेद के पास सिवाय उसकी बेटी की इज्जत के। तू उस पर नजर मत डाल। हाँ, अगर मैना से शादी करनी है तो मैं तेरी शादी करा देती हूँ। बोल, करेगा शादी? ठीक है, तो आइंदा अगर मैना की तरफ नजर भी उठाई तो मैं खुद तुझे पुलिस के पास दे दूंगी। अम्मी के मना करने के बाद मैंने नैना को देखा तक नहीं साहब। अच्छा, तूने कही और हमने मान ली। देख जुम्मन, सच बोल। नहीं साहब, सच कह। उसके बाद मैं गांव-गांव जाकर बकरियां खरीदने और बेचने का कारोबार करने लगा साहब। अब्बा के इंतकाल के बाद मैं घर गृहस्थी में फंस गया साहब। सच साहब, मैंने उसके अलावा और कुछ नहीं किया साहब, सच में। मैंने क्या किया साहब? माना कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जुम्मन की बुरी नज़र मैना पर थी और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था? जुम्मन की कुटाई के बाद कुछ बातों का खुलासा हो चुका है, अब ऐसा ना हो कि तुम्हारी भी। हाँ साहब, मेरे पति और मैना के बीच संबंध थे। उनका संबंध इतना गहरा हो चुका था कि एक बार तो वो पेट से भी रह चुकी थी। अरे मैना, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या तू मां बनने वाली है? तू इधर आ। हाँ बता, क्या हुआ? तो हाँ ठीक है ना, हम बच्चा गिरा देंगे। अरे मैना, तू समझती क्यों नहीं? सोच, तेरी अम्मी अंधी थी, तेरे अब्बा भी अंधे हैं, और तू बोल नहीं सकती, तो सोच तेरा बच्चा कैसे होगा। पक्का अपाहिजी पैदा होगा वो। जिस बदतर जिंदगी तू बिता रही है, जावेद मामू बिता रहे हैं, उससे भी बदतर नसीब होगा तेरे बच्चे का। तेरे जैसी औरत को माँ बनना ही नहीं चाहिए। अब सोच मैना, बच्चा गिराने की गोलियां आती है, वो मैं तुझे देता हूँ, तू वो खा लेना तो बच्चा गिर जाएगा, और तुझे बच्चा कभी होने नहीं देना है, समझी तू? मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। मैं जुम्मन से झगड़ा करने जा ही रही थी कि मेरे भाई शामत ने आकर मुझे रोक लिया और समझाया कि शामत हट जा, हट जा। शांत हो जाओ। मेरी बात सुनो, हर बार लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। रही बात मैना की, तो उसे मैं देख लूंगा, पर सोचो
इस बात का फायदा उठाकर तुम जुम्मन जीजू को जिंदगी भर अपने काबू में रख सकती हो। उस वाक़ये के बाद मैंने जुम्मन को कभी अपने पास भटकने तक नहीं दिया। जब मैना का निकाह हुआ तो मुझे लगा कि शायद अब हमारी शादीशुदा जिंदगी पटरी पर आ जाए, पर जब मैंने ऐसे ख्वाब देखे तब उस मैना ने आके मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। जुम्मन ने मैना का बच्चा गिराया, उसे गर्भपात की गोलियां ला कर दी। जुम्मन का डर मैना के दिल में इस तरह घर कर गया था कि शादी के बाद भी वो मां नहीं बनना चाहती। बांझपन का सिक्का अपने माथे ले लिया, सब कुछ चुपचाप साइड करती रही। क्या ऐसी मैना किसी को मार सकती है? सर ऐसी मैना ही ऐसा कर सकती है। हो सकता है कि जुम्मन ने जो कुछ मैना के साथ किया था उसका बदला लेने के लिए ही मैना ने रानी को मारा होगा। हाँ बोलो। संभालिए अपने आप को। अरिंदम, रानी की लाश हमें नदी के पास मिली और मैना की लाश यहाँ आसपास जितने भी चरवाहे आने जाने वाले लोग हैं, इन्हें नूर, शमद, रफीक और जुम्मन, इन चारों की तस्वीरें दिखाओ और पता करो कि उस दिन ये लोग यहाँ आए थे कि नहीं। इस जुम्मन के बारे में पता करो, शहर कितने बजे गया था और किस किस से मिला था, और इन चारों के डीएनए भी मैच करवा दो। अब तो सारे सबूत हाथ में लेकर ही बात करते हैं। ओके सर। क्या रे नूर, काफी अंधेरे में रखा तूने हमें। साहब वो मैं देख, जो भी बोलना सच सच बोलना, इस बार मुझे सिर्फ सच सुनना है, समझा? साहब सब गांव में तमाशा करने के बाद मुझे पछतावा हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं मैना से खुद जाकर बात करूंगा। पर साहब मैंने उसे बहुत ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली और मैं वापस आ गया। तूने कहा और हमने मान लिया, और अगर ऐसी बात थी तो तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर मैं डर गया था कि सारा इल्जाम मुझ पे आ जाएगा। सब मैं निर्दोष हूँ साहब। सब लेकिन एक बात बहुत अजीब हुई थी। जब मैं वहां से वापस लौट रहा था, मैं लगभग उस जगह के आसपास से गुजर रहा था, तभी मुझे अब साहब जब मैना ही नहीं रही तो हो सकता है कि शामत ही कातिल हो। कितने बजे की बात है ये? लगभग 2 बजे की बात होगी। खड़ा रहे। साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब। मैना की लाश जहाँ मिली वहां तुझे देखा गया है, हमारे पास गवाह भी है और सबूत भी। जंगल में क्या घूमने गया था तू? मैंने कुछ नहीं किया है साहब, उस दिन तो। अच्छा, तो तू रानी को लेकर यहाँ बैठी है और वहाँ मेरी आपा का बुरा हाल है। कितनी बार कहा है मैंने तुझसे कि मेरे जीजा जी से दूर रह, वरना बहुत बुरा होगा, समझी? अरे ये धौंस कहीं और जाके दिखाना। मेरे भोले भाले जीजा जी को जो तूने फांस रखा है ना, उसे दूर रह। और मैं रानी को लेकर जा रहा हूं अभी। देख लूंगा तुझे, मैं देख लूंगा तुझे। मैना के हाथों पिटने के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई साहब कि मैं उसके पास जाऊं। पता नहीं किस बात का गुस्सा मुझ पे उतार रही थी। कितने बजे थे? लगभग 2 बजे साहब। 2 बजे? हाँ साहब, सुबह मैना से मिलने के बाद मैं पूरे दिन शादी के कपड़ों की तैयारी में लगा हुआ था। नूर और समद दोनों एक ही वक्त बता रहे हैं, और ये जुम्मन भी कह रहा है कि वो दोपहर को मिला था। सर ये देखिए कॉल रिकॉर्ड्स। सर इसके हिसाब से इन चारों में से एक ही नंबर रानी की लाश के पास और मैना की लाश के पास दोनों जगह एक्टिव, और बाकी के ये 3 नंबर 2 बजे के बाद गांव में एक्टिव है। रानी की लाश जहाँ मिली थी और मैना की लाश जहाँ मिली थी, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तेरे मोबाइल की लोकेशन उस दिन उस वक्त वहीं पर थी। उस एरिया के चरवाहे ने तेरी फोटो पहचान ली। तू शहर जाने के लिए दोपहर को निकला था, लेकिन डेपो से पता चला है कि तूने रात की बस पकड़ी थी। तो दिन भर कहाँ था तू? मैना के नाखून में जो स्किन के टिश्यूज मिले उसी तरह डीएनए मैच हो ही जाएगा। अब तो तू बुरी तरह से फंस चुका है। अब तू सच बोलेगा या सच बुलवाने का इंतजाम मैं करूँ? हाँ मैंने मारा है उन दोनों को, मगर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ये उसकी नादानी थी। वो जब ससुराल से टूट कर आई तो मुझे लगा वो मुझे मना नहीं करेगी, और इतने दिनों की दूरियों का हिसाब भी लेना था साहब। मेरे ही हाथों मेरी बेटी मर गई साहब। तब होश आया, हवस से ज्यादा पकड़े जाने का डर दिल पर छा गया साहब। ना वो अच्छा बाप बन सका, ना पड़ोसी, ना इंसान। शर्म आनी चाहिए तुझे।
जावेद के घर की रौनक थी मैना, लेकिन जुम्मन के हाथों में वो खिलौना बनकर रह गई। जुम्मन ने ना सिर्फ उसका शारीरिक शोषण किया, बल्कि उसकी सोच में अपने होने वाली औलाद के लिए गलतफहमी पैदा कर दी। वरना मैना अपने पति के साथ खुशी से निभा कर सकती थी। मैना की मौत का जिम्मेदार सिर्फ जुम्मन नहीं है, बल्कि रुखसाना आपा भी है, जिन्होंने हमेशा जुम्मन की काली करतूतों पर पर्दा डाला ताकि रिश्ते ना बिगड़े। किसी के लिए सारी दुनिया में खुशियां बिछी होती हैं और किसी के लिए खुशियां उसकी अपनी मुट्ठी में होती हैं, और यही हाल था जावेद का। जिंदगी ने जितना कुछ उसे दिया था, उससे कहीं ज्यादा वक्त वक्त पर उससे वापस भी लिया था। जुम्मन की हवस ने ना सिर्फ एक मजबूर बेजुबान लड़की मैना को, बल्कि उसके बाप को भी गम में डुबो दिया। मुन्ना ने हमेशा के लिए अपना घर छोड़ दिया और जावेद का सहारा बना। बदकिस्मती से जावेद मैना की बातें समझ नहीं पाया, लेकिन ये बेहद जरूरी है कि हम अपने बच्चों की हर बात को समझने की पूरी कोशिश करें और उनके साथ होने वाले वाकयात को वक्त रहते सुलझाएं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। मौत को अंजाम देने के लिए जिंदगी न जाने कैसे कैसे रास्तों से गुजरती है। तथ्यों यानी फैक्ट्स की कितनी ही तहों के नीचे अपराध की सच्चाई छिपी रहती है। सर, पलक को गायब हुए 48 घंटे हो गए। सर, मेरी बेटी का अभी तक कुछ पता नहीं चला। सर सक्सेना जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप प्लीज पेशेंस रखिए। बेहतर होगा अगर पलक के बारे में आप लोग कुछ और जानकारी दे पाएं, जैसे कब निकली थी वो घर से। एक्सक्यूज मी। हाँ, बोलो। गाड़ी मिल गई? नंबर वही है? ठीक है, फॉरेंसिक को इन्फॉर्म करो, हम वहां पहुंच रहे हैं। सर, गाड़ी के अंदर खून के निशान है और पूरी गाड़ी। ये मेरी बेटी की गाड़ी है। एक मिनट। सर, ये सब क्या हो रहा है? सर, मेरी बेटी पलक कहाँ है? आपकी बेटी से किसी की कोई रंजिश, कोई झगड़ा? नहीं सर, उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई रंजिश नहीं। हर रोज की तरह उस दिन भी वो घर ही आ रही थी। उसका फोन भी आया था। वो गाड़ी में अकेली थी सब। तो फिर उसके पास पिस्तौल कहां से आई? पिस्तौल? नहीं साहब, उसके पास कोई पिस्तौल नहीं था। हमें पलक की गाड़ी से बुलेट का एम्प्टी शेल मिला है। लेकिन सर, उसके पास कोई पिस्तौल नहीं है। देखिए सक्सेना जी, या तो आप जानते नहीं हैं या आप अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। आलम, सक्सेना जी का डीएनए के लिए ब्लड टेस्ट करवाओ। सर। आलम, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी से जो हमें खून के धब्बे मिले हैं वो किन्हीं दो लोगों के हैं, जिनमें से एक AB पॉजिटिव है और दूसरा B पॉजिटिव। और एक बात पता चली है कि ये AB पॉजिटिव वाला इंसान HIV पॉजिटिव भी है। हाँ सर, लेकिन पलक का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, तो पक्का ये उसका खून तो नहीं हो सकता। और इन सब बातों से ये तो कंफर्म है कि गाड़ी में कम से कम 3 लोग थे। 2 वो जिनके खून के धब्बे में गाड़ी में मिले, और तीसरी पलक जिसकी गाड़ी थी और जो भी मिसिंग है। पलक का मिसिंग होना और गाड़ी से इन 2 लोगों के खून के धब्बों का मिलना, इन दोनों के बीच की कड़ी ये HIV पेशेंट हो सकता है। चूंकि ये बीमारी कॉमन नहीं है, इसलिए इसके बारे में पता लगाना आसान है। एक काम करो, आसपास के क्लिनिक्स में HIV पेशेंट्स के बारे में पता करो, हो सकता है वो पेशेंट इनमें से ही कोई एक हो। सर, और एक बात, पलक के पिता राजेंद्र के घर पे भी सर्वेलेंस बढ़ा दो। पलक की गाड़ी से खून के धब्बे का मिलना और उसका गायब होना जरूर कुछ ऐसा है इस लड़की की जिंदगी में जो अलग से चल रहा है। चल चल।
लाश को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। मौर्य, फॉरेंसिक को इन्फॉर्म करो। ओके सर। और आप लोग आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? ये पलक सक्सेना की गाड़ी भी तो इसी हाईवे पे मिली थी ना? हाँ सर, यहाँ से कोई 15 किलोमीटर आ गया, बाराबंकी उन्नाव हाईवे पे। पलक की गाड़ी से खून के धब्बों का मिलना और आसपास किसी बॉडी का ना पाया जाना, यहाँ इस अवशेष का मिलना, इसे जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश करना, दोनों केसेस में कोई कनेक्शन हो सकता है। एक काम करो, गाड़ी से जो हमें खून के 2 सैंपल्स मिले थे, उनका डीएनए और पलक के फादर का डीएनए से इस अवशेष का डीएनए मैच करके देखो कुछ मिलता है क्या? सर, बाराबंकी उन्नाव हाईवे पर पलक सक्सेना की गाड़ी में खून के निशान और 15 किलोमीटर ही आगे इंसानी जिस्म का एक खौफनाक अवशेष एक या अनेक अपराधों की तरफ इशारा कर रहा था। पुलिस के सामने बड़ी ही पेचीदा सिचुएशन थी। जिसकी गाड़ी थी वो लापता था, जिनके खून बहे थे उनका न जाने क्या हश्र हुआ था। लेकिन इतना तय था कि ये कोई सामान्य अपराध नहीं बल्कि किसी की शातिर सोच का नतीजा था। हमारे हाईवेज हमारी मंजिल को आसान बनाते हैं, लेकिन बाराबंकी उन्नाव हाईवे पुलिस के लिए परेशानी का सबब बनने वाला था। सर, खेत में जो हमें जली हुई हड्डी मिली थी उसका डीएनए रिपोर्ट। क्या लिखा है इसमें? सर, गाड़ी में जो 2 ब्लड सैंपल हमें मिले थे उनमें से एक के डीएनए से इस हड्डी का डीएनए मैच करता है। डीएनए ही नहीं, बीमारी भी मिलती है। यानी कि जिसकी हड्डी मिली है वो एचआईवी पेशेंट था, और गाड़ी से जो हमें 2 ब्लड सैंपल्स मिले थे उसमें से ये एबी पॉजिटिव वाला भी एचआईवी पेशेंट था। इसमें यह भी लिखा है कि हत्या शायद गोली मारकर की गई और बाद में उसको जला दिया गया। यानी कि हत्यारा मृतक को जानता था, इसीलिए सुराग मिटा रहा था। उसे लगा होगा कि अगर बॉडी हमारे हाथ लग गई तो हम अपराधी तक पहुंच ही जाएंगे। आलम, फॉरेंसिक की नजर से एक हड्डी का मिलना एक बॉडी के मिलने से कम नहीं है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उस जानकारी का करते क्या है। खैर, वो जो भी हो, अब हमारे हाथों से बचेगा नहीं। सर, आपका इशारा पलक की तरफ तो नहीं? अभी तक मिसिंग है वो? नहीं आलम, इस केस में सिर्फ पलक ही नहीं, कुछ और लोग भी शामिल हैं। सर, ये अपना खबरी है बाराबंकी नया बाजार से, कुछ खबर लाया है। बोलो। सर, उधर प्रॉपर्टी डीलर है नया बाजार में, 4 दिनों से गायब है। तो इसमें खबर क्या है? किसी काम से गया होगा? नहीं साहब, उसके अपने बंदे ऑफिस के लोग उसे ढूंढ रहे हैं। पुलिस कंप्लेंट नहीं की उन्होंने? नहीं सर, इसलिए तो शक हुआ, तभी तो आप लोगों को बताने आया। क्या नाम है उसका? मनोहर गुप्ता, वैसे उसे मोंटी बुलाते हैं साहब। उम्र 26-27 साल। उधर नया बाजार में उसका घर है, उधर फैमिली के साथ रहता है। सर, डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक इस बी पॉजिटिव और एबी पॉजिटिव वाले दोनों लोग की उम्र भी 20 से 27 साल के बीच की है। नहीं मेरा बच्चा, चुप हो जा, चुप हो जा। हमको नहीं पीना चाय, उसको संभालो। अरे चाय तो पी लो, अनशन करने से कुछ नहीं होगा, वो आ ही जाएगा। हर दूसरे दिन तो गायब हो जाता है मोंटी। लेकिन 4 दिन हो गए उसको यहाँ से गए हुए, ना कोई फोन, ना कोई खोज, ना खबर। हमेशा तो जाता था, कभी कानपुर, कभी लखनऊ, पर खबर तो करते थे, लेकिन इस बार तो उनका। अरे हम तो अभी भी कह रहे हैं कि पुलिस को खबर कीजिए। हाँ, बुला लो पुलिस को और दिखा दो घर, जवाब देते रहेंगे उनके सवालों के। पिछले शहर में बदनामियां कम हुई थी। अरे हम तो कहते गया तो गया, कम से कम प्रिंट छूटेगा नालायक से। क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप? कुछ समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं? यहाँ मेरी जान पे बनी और आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। मोंटी मोंटी गुप्ता यहीं रहता है? जी, वो मेरा बेटा है। कहाँ है वो? कानपुर गया। कब गया? यही कुछ दिन पहले। जब आपका बेटा घर से निकला उसके साथ में कोई था? नहीं, जब गया तो अकेले ही था। आप उनकी वाइफ हैं? जी सर। तो आपको तो पता होगा वो कहाँ गए? नहीं सर, इस बार वो कुछ कह के नहीं गया। गुप्ता जी, आपके बेटे के ऑफिस वाले 4 दिनों से उसे ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढ रहे हैं 4 दिन से उसे, लेकिन आपने कंप्लेंट नहीं की। सर, 4 दिन से मेरा बच्चा गायब है। कब से इनको कह रहे हैं कि पुलिस पे कंप्लेंट कीजिए, पुलिस पे कंप्लेंट कीजिए, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं किया आपने कंप्लेंट? वो अक्सर जाता रहता है, कभी कभी हफ्ते भर के लिए। कोई नई बात नहीं है, बस इस बार वो कोई खबर नहीं की उसने, और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। सर आप? गुप्ता जी, बाराबंकी उन्नाव हाईवे पर कुछ वारदातें हुई जिसमें हत्याएं भी हुई हैं, लेकिन बॉडी हमें नहीं मिली है, बॉडी पार्ट्स मिले। अब आप हमें सही सही बताइए कि आपका बेटा है कहां?
पिस्तौल रखता है बेटा आपका? पिस्तौल? जी मालूम नहीं, कभी देखा नहीं। यही है आपका बेटा? कसरती है? हाँ हाँ सर, वो बचपन से उसको शौक था अपना शरीर बनाने का। देखो भैया ये वाली है, ये मुंह साफ है ना? हाँ। कितना 2 गोनी कर दो? 2 कर दो। अक्टूबर कर दो। अरे पापा इतनी कंजूसी मत करा करो, साथ में कुछ नहीं जाएगा। तेरे पेट में तो जाता है मुफ्त का, भट्टा बैठाया किसी ने चुका। छोटे खाने देना, घी गिरा तो खिचड़ी में ना। खा बेटा खा। भैया अरे तू दाल बता। कसरत करने का और अच्छा खाने पीने का बहुत शौक है इसे। ये मोंटी आपका इकलौता बेटा है? जी नहीं, मेरी एक बेटी भी है, पूनम। गुप्ता जी, हमें आपका ब्लड टेस्ट करवाना होगा। ब्लड टेस्ट? हमारा? जी, आपके ब्लड टेस्ट से हमें डीएनए मैचिंग करवानी होगी उसके साथ जिसकी बॉडी के पार्ट्स मिले हमें। एक बात बताइए, आपके बेटे को किसी तरह का कोई रोग था? मेरा मतलब गुप्त रोग। बाराबंकी उन्नाव हाईवे पर मिली गाड़ी में खून के निशान अब एक इंसान से जुड़ गए थे। सुरागों के कोहरे में भटकती पुलिस के सामने अपराध की एक छवि सी बन गई थी। गुप्ता परिवार से उनका नौजवान लड़का मोंटी गायब था, तो क्या वो भी उस रात उस कार में था? इसका जवाब महज अब एक ब्लड टेस्ट के नतीजे पर टिका था। लेकिन पुलिस के सामने एक और बड़ी पहेली थी। किसी भी अपराध की इमारत मोटिव यानी कि मकसद की नींव पर खड़ी होती है। एक लड़की गायब है, खून के निशान हैं और एक इंसानी जिस्म का अवशेष। मकसद क्या था? क्या ब्लड टेस्ट रिपोर्ट का नतीजा इस गुत्थी को सुलझाने वाला था? सर, मोंटी के पिता का डीएनए रिपोर्ट आ गया है और उनका डीएनए इस बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले से मैच करता है। यानी बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला मोंटी है। इसका मतलब मोंटी भी उस गाड़ी में मौजूद था। गुप्ता जी, जो हमें अवशेष मिले थे वो आपके बेटे मोंटी के नहीं है। लेकिन हां, हमें एक गाड़ी मिली है उसी रास्ते पे जिसे कोई छोड़ के भागा था। उसमें खून के धब्बे मिले हैं जिसमें से किसी एक के ब्लड का डीएनए आपसे मैच कर रहा है। मतलब साफ है कि मोंटी भी उस गाड़ी में था और वो गाड़ी इस पलक सक्सेना के नाम पे है। जानते हैं आप इसे? रिंकी जी, आप जानती हैं इसे? कभी आपसे जिक्र किया हो मोंटी ने? नहीं, कभी जिक्र तो नहीं किया। तो फिर आपका बेटा मोंटी इसकी गाड़ी में कर क्या रहा था? और वो अकेला ही नहीं, उसके अलावा एक और आदमी भी था उस गाड़ी में। क्या पता सर? सर, इस गाड़ी वाली लड़की का अब तक कुछ पता नहीं चला और अब तो ऐसा लगता है कि सुभाष गुप्ता का बेटा भी गायब है। आखिर चल क्या रहा है इसके बेटे की लाइफ में? नहीं सर, मेरी पलक किसी मोंटी को नहीं जानती थी। वैसे वो हर बात इन्हें जरूर बता देती थी। कुछ भी नहीं छुपाते थे हमसे वो। बच्चे आजकल क्या छुपाते हैं, क्या बताते हैं, किसी को क्या मालूम। सर, आप लोग हिम्मत मत हारिए, हम पलक को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर, ये पलक और मोंटी के कॉल रिकॉर्ड्स। इस कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक जिस दिन वारदात हुई, इन दोनों की फोन लोकेशन एक ही एरिया में थी। हो सकता है कि ये दोनों भी उस दिन उसी गाड़ी में मौजूद हों। पर सर, कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 3 महीनों से इन दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई है। यानी कि वो तीसरा ब्लड सैंपल AB पॉजिटिव जो हमें गाड़ी में मिला था, हो सकता है वही इन दोनों के बीच की कड़ी हो। पर सर, अभी तो ये मोंटी और पलक दोनों गायब हैं। आलम, ये भी तो हो सकता है कि गाड़ी में मोंटी की उस तीसरे आदमी के साथ लड़ाई हुई हो। मोंटी ने उसको गोली मारी और बाद में उसे खेत में जलाकर मोंटी वहां से निकल गया हो। पर सर, गाड़ी में पलक भी तो थी, तो हो सकता है कि उसको भी मोंटी ने मार दिया हो। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि मोंटी ने पलक को ना मारा हो। पलक मोंटी और उस तीसरे आदमी के झगड़े के दौरान मौका पाकर वहां से निकल गई हो और अब डर के मारे कहीं छुपी बैठी हो। पहले आप लोगों ने बोला मर गए हैं वो, और अब आप बोल रहे हैं हत्या की है उन्होंने किसी की। क्या बोल रहे हैं आप लोग? देखिए, शांत हो जाइए। केस की छानबीन चल रही है और पुलिस का काम है अनुमान लगाना। पर सर, छानबीन कब तक चलेगी और भैया का पता कब चलेगा? जब तक आप लोग खुल के सारी बातें हमें नहीं बता देते। गुप्ता जी, क्या छुपा रहे हैं आप हमसे? कुछ भी तो नहीं छुपा रहे हैं सर, सब कुछ तो बता दिया आपको। आपसे हम दोबारा पूछ रहे हैं, आपका बेटा मोंटी पिस्टल रखता था?
क्योंकि हमें जो गाड़ी मिली थी उसमें फायरिंग हुई थी और उसी में आपके बेटे मोंटी के खून के धब्बे भी हमें मिले हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हम नहीं जानते कि वो पिस्तौल रखता था या नहीं। देखिए सर, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं, हमें और परेशान मत कीजिए। अरे मुझे लगता है गुप्ता परिवार जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। हाँ सर, मुझे भी ये लग रहा है। पहले तो सुभाष गुप्ता ने अपने बेटे के गायब होने के 4 दिन तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई, पर अब इतना कंसर्न दिखा रहा है। मेरे ख्याल से जब तक हम मोंटी और पलक के बीच की कड़ी यानी वो तीसरे ब्लड सैंपल वाला आदमी जिसे एड्स था उसे नहीं ढूंढ लेते, तब तक इस केस में किसी नतीजे तक पहुंचना मुश्किल होगा। ये मोंटी और पलक के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, देखो कोई कॉमन नंबर मिलता है क्या। सर, सर मैंने पलक और मोंटी दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, पर कोई भी कॉमन नंबर इन दोनों के बीच में नहीं मिला। मोंटी लास्ट टाइम ऑफिस के लिए निकला था, उसके ऑफिस और आसपास के एरिया में पूछताछ करो, शायद कुछ पता चले। सर, क्या बनेगा? यहीं पे काम करता है तू? जी सर। तो मोंटी कहाँ है? कोई खबर, कोई फोन उसका? पता नहीं सर, 8 दिन हो गए सर, पता नहीं कहाँ है सर। ये ऑफिस की चाबी तेरे पास ही रहती है? हाँ सर, ऑफिस की चाबी मेरे पास ही रहती है सर। अच्छा, ये मोंटी पिस्टल कहाँ रखता है? क्या सर? पिस्टल कहाँ रखता है मोंटी? हमें नहीं पता सर। दूसरे घर वालों की तरह तू भी ड्रामा कर रहा है? अंदर डालूंगा फिर मुंह खोलेगा। चल। था उनके पास सर एक पिस्टल। सर वो हमारे धंधे में तो सर जरूरत पड़ती रहती है ना सर, और सर वैसे भी उनका पिस्टल वो बिना लाइसेंस के था सर। क्या है उसके पास? माउजर, सिक्सर, रिवॉल्वर क्या है? सर 9mm था। 9mm? और क्या पता बोल? सर बस सर, और बोल, सच सच बोल, जो भी जानता है। सर भैया जी जब लखनऊ से आए थे तो पिस्टल साथ लेके आए थे। लखनऊ से? हाँ सर, वो कुछ 6 महीने पहले आए थे और सब बताने को भी मना किया। लखनऊ से यहाँ क्यों आए थे? पता नहीं साहब, बसा बसाया सालों पुराना कारोबार था सर वहाँ, पता नहीं वो छोड़ के यहाँ क्यों आ गए। ठीक है, हमसे पूछे बगैर ये शहर छोड़कर जाइयो मत कहीं। और हाँ, अगर तेरे भैया जी का फोन तुझे आए तो हमें इन्फॉर्म जरूर करियो। जी सर। ये गुप्ता फैमिली जितना हमें बता रही है उससे कहीं ज्यादा ये हमसे छुपा रही है। इतनी बड़ी बात पचा गई है। एक काम करो, लखनऊ जाकर जरा ये गुप्ता फैमिली का हिसाब किताब पता करो। सर। अनजान रास्तों पर अनजान लोगों का मिल जाना कोई अचरज की बात नहीं है, लेकिन उनका किसी अपराध में इन्वॉल्व पाया जाना चौंका जाता है। पलक और मोंटी के बीच में कभी कोई बात नहीं हुई थी, ऐसा उनके फोन रिकॉर्ड से पता चलता है, लेकिन फिर भी अपराध की उस रात दोनों साथ थे। पुलिस ने पलक का बैकग्राउंड चेक कर लिया था, लेकिन उन्हें वहां कोई संदिग्ध बात नजर नहीं आई थी, इसलिए पुलिस अब मोंटी की जिंदगी को खंगालने में जुट गई थी। उन्हें पूरा यकीन था कि इस अपराध के पीछे का सिलसिला और मकसद वहीं कहीं है। सर, मोंटी का चाचा यहीं पे आगे रहते हैं, शंभूनाथ गुप्ता नाम है उसका। यादव, गाड़ी लेफ्ट में ले लो। जी, सुभाष गुप्ता के बड़े भाई है ना? जी। पहले आप दोनों भाई साथ में रहते थे ना यहाँ पर? जी जी। फिर अचानक चले क्यों गए वो यहाँ से? देखिए सच सच बताइएगा, वरना थाने ले जाकर पूछताछ करनी पड़ेगी आपसे। हम भला झूठ क्यों बोलेंगे? वो छोटे की बहुत बदनामी हो रही थी बहू के कारण। सुभाष! सुभाष! हाँ भाई। छोटे देख, ये क्या आया मोबाइल में? बहू की कैसी तस्वीर आई है? अरे क्या गुप्ता जी, दुकान छोड़ के क्या नया धंधा शुरू कर दिया? बहू को भी लगा दिया लाइन पे? वो बहू की गंदी तस्वीर पूरे शहर भर में फैल गई थी और उसके कारण पूरे शहर में छोटे की बहुत थू-थू हो रही थी। समाज में उठना बैठना मुश्किल हो गया था उसका और उसके परिवार का। मोंटी का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, पर सब कुछ रातों रात बेच बाच कर निकल गए सबके सब।
किराने की दुकान हम दोनों भाई मिलके चलाते थे, पर सुभाष ने चाबी मेरे हाथ में दे दी और चला गया। अच्छा, मोबाइल में जो एमएमएस निकाला था वो किसने निकाला, कुछ पता चला? नहीं साहब, पता नहीं किसकी हरकत थी वो। और कौन कौन रहता है आपके साथ यहाँ पर? अभी तो हम पति पत्नी रहते हैं। एक बेटा है राजेश, वो दिल्ली से सिविल की तैयारी कर रहा है। बाराबंकी की पुलिस मोंटी के चाचा शंभूनाथ गुप्ता से मिलने के बाद जब घर के बाहर पहुंची तो पता चला कि मोबाइल पर फैलाई गई मोंटी की बीवी की अश्लील तस्वीरें दरअसल अविनाश नाम के एक लड़के ने अपलोड की थी। सुनिए, ये सुभाष गुप्ता यहीं पे रहते थे ना? हाँ साहब, यहीं रहते थे, पर साहब वो तो सबके सब फरार है। क्या है ना साहब, उनकी बहू की तस्वीरें ना मोबाइल में आ गई थी। जी नहीं साहब, उसका तो लफड़ा चल रहा था। अरे वो क्या नाम था उस लौंडे का? अविनाश। हाँ अविनाश, उसका मोंटी के साथ पहले से ही कुछ झगड़ा चल रहा था साहब। अविनाश ने तो बदला लिया है साहब, उसने पता नहीं मोंटी की बीवी की तस्वीर कैसे निकाल ली। अरे वो क्या बोलते अपना, वो कंप्यूटर से निकाल ली होगी? नहीं जी, ओरिजिनल थी सर, एकदम असली थी सर। अच्छा किया यहाँ से भाग गए साहब, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मोंटी का बस चलता तो उसकी औरत और उस लौंडे अविनाश का दोनों का कत्ल कर देता साहब वो। ठीक है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ, पूछिए ना। सच सच बताना, मोंटी कहाँ है? हमें नहीं पता अम्मा। तुम्हारा उसके साथ कोई झगड़ा हुआ था? नहीं अम्मा, कोई झगड़ा नहीं हुआ। हम जानते हैं लखनऊ की उस घटना के बाद आप लोगों ने हमें घर से तो नहीं निकाला, पर अपनाया भी तो नहीं, और अब आप हम पर शक कर रही हैं कि हमने झगड़ा किया उनसे। जिस नंबर से एमएमएस आया था उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली? नहीं सर, हमने पता करने की कोशिश की तो पता चला कि वो नंबर किसी फेक आईडी से लिया गया था और वो नंबर सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हुआ था। अविनाश के घर चलते हैं, अब अविनाश ही बताएगा कि उसने ऐसा क्यों किया। जी, ये अविनाश कहाँ है? क्या बात क्या है साहब? जो भी पूछ रहा हूँ उसका जवाब यहीं पे देंगे या थाने चल के बोलेंगे? ये आप ऐसे क्यों बोल रहे साहब? 8-10 दिन हुए हैं, वो लखनऊ में नहीं है अविनाश। फिर कहाँ है अभी? गया होगा कहीं घूमने फिरने, उसकी तो घूमने फिरने की आदत है। ये रिंकी का एमएमएस उसी ने बनाया था ना? नहीं साहब, हमारा बेटा ऐसी ऊंची हरकत नहीं कर सकता। ये प्रॉपर्टी डीलर मोंटी गुप्ता से कोई पुराना झगड़ा था ना उसका, तब उसका बदला उसकी बीवी से निकाल लिया? नहीं साहब, हमारा बेटा अविनाश ऐसी गंदी हरकत कभी नहीं करेगा। ठीक है, आपको हमारे साथ चलना होगा, अपना ब्लड टेस्ट करवाना होगा। और हाँ, आपके बेटे को कोई गुप्त रोग है, मतलब HIV? नहीं साहब, हमारा बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त है। और आप ये ब्लड टेस्ट की क्या बात कर रहे हैं? थाने चलिए, आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। चलिए। फोरेंसिक जांच और मेडिकल रिपोर्ट से यह बात साफ हो गई थी कि खेत में मिली पैर की हड्डी अविनाश की ही थी, और साथ ही यह भी साबित हो गया था कि अविनाश ही HIV से ग्रसित था। हालांकि उसके परिवार को उसकी इस बीमारी के बारे में कोई खबर नहीं थी। मामला गहरा था, पेचीदगियां बढ़ती जा रही थी, तर्क बहुत थे, लेकिन सबूत और सुराग आपस में मिल नहीं रहे थे। और सबसे बड़ी पहेली यह थी कि पलक सक्सेना का इस पूरे मामले से क्या रिश्ता था। ये कौन व्यक्ति था जिसने पलक को अगवा किया था और उसे लगातार टॉर्चर कर रहा था, और क्या संबंध था इस आदमी का मोंटी और अविनाश से। शातिर अपराधी का मकसद उलझने पैदा करना और सवालों के रास्ते पर पुलिस को गुमराह करना होता है, लेकिन अपराध छुपता नहीं, अपराधी बचता नहीं, और सवालों के जवाब भी देर सवेर मिल ही जाते हैं। मुझे लगता है उस दिन मोंटी का अविनाश के साथ गाड़ी में झगड़ा हुआ। मोंटी ने अविनाश पे गोली चलाई और बाद में उसकी लाश को जलाकर फरार हो गया। तो सर फिर इस पलक सक्सेना का इस वारदात और इन लोगों से क्या कनेक्शन हो सकता है? क्योंकि कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक पलक ने ना तो मोंटी और अविनाश से कभी बातचीत की और ना ही इन लोगों ने एक दूसरे को कभी मैसेज भेजे। लेकिन सर चौंकाने वाली बात यह है कि इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक ये तीनों ही उस दिन उसी गाड़ी में मौजूद थे। या तो ये हत्या मोंटी ने अकेले की थी, या फिर इस हत्या में मोंटी के साथ पलक सक्सेना भी शामिल थी। मतलब आपके कहने का यह है कि... एक मिनट, हाँ बोलो। क्या?
डीएनए मैच होने के बाद एक बात तो कंफर्म है कि वो लाश मोंटी की ही है। अब बची पलक, या तो ये हत्या पलक ने की है या फिर किसी से करवाई है। आखिर ये पलक है कहां? ये सब हमारी गलती का ही नतीजा। हमें आपको सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। क्या बता देना चाहिए था? लखनऊ में एक कांड हुआ था जिसकी वजह से हम लोग लखनऊ से यहाँ बाराबंकी आ गए थे। और वो कांड अविनाश और मोंटी के किसी पुराने झगड़े की वजह से हुआ था। वो झगड़ा किस वजह से हुआ था ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन बाद में ये पता चला था कि अविनाश ने वो एमएमएस बनाया था। क्यों ये भी हमको नहीं मालूम। मेरा बेटा, मेरा मोंटी बहुत अच्छा। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। जो मालूम है वो बताओ, इससे पहले कि फिर कोई नया कांड हो जाए। क्या बताएं सर? बात बताने लायक हो तब तो बताएं। जो भी बात हो वो बोलो। सर ये सब लोग हमारी इज्जत उछालने पे लगे हुए हैं, जबकि इस सब की जड़ पूनम है। मोंटी की बहन? जी सर, उसकी वजह से ही मोंटी और अविनाश एक दूसरे से नफरत करते थे। मतलब? सर एक रोज मोंटी ने पूनम और अविनाश को, उन्होंने घर पर आकर हमें सब कुछ बताया, लेकिन फैमिली की बदनामी ना हो इसलिए उन्होंने ये बात कभी भी किसी से भी नहीं बताई। पर अविनाश, उसके सर पे तो खून सवार था। बदला लेने की धमकी दी थी उसने। और सर उस दिन जब क्या हुआ? मुझे लगा वहां कोई है। यहां तो कोई भी नहीं है। हुआ क्या था? अरे वो आवाज आई थी। कैसी आवाज? वो होती है ना जैसे। अरे यार कुछ भी नहीं है, चलो तुम जाओ। उस दिन तो समझ नहीं आया वो आवाज कैसी थी, पर उसके कुछ समय बाद जब हमने हमारा एमएमएस देखा तो हम समझ गए ये काम अविनाश का ही है। तुमने कहा मोंटी और अविनाश के बीच झगड़ा हुआ था लखनऊ के पार्क में। उस झगड़े के बाद पूनम और अविनाश क्या फिर भी मिलते रहे? सर उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। गुप्ता जी, हमें आपकी बेटी पूनम से कुछ सवाल करने हैं। अविनाश से क्या संबंध था तुम्हारा? सर बस दोस्ती थी। मोंटी ने तुम्हें और अविनाश को लखनऊ के किसी पार्क में रंगे हाथों पकड़ा था? किसने कहा आपसे ये? रिंकी भाभी ने। क्यों, ये बात सच नहीं है? सर सच सरासर झूठ है। अविनाश और हम सिर्फ फ्रेंड्स थे, बस दोस्त। वो मेरे कॉलेज में पढ़ता था। हाँ कभी कभी वो हमारे घर आता था। सच तो ये है भाभी भैया से फ्रस्ट्रेट होकर अविनाश को पटाने लगी और फिर वो लोग रोज मिलने लगे। ये जो तुम कह रही हो अगर ये बात सच है तो इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? सर मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, पर यही सच है क्योंकि मुझे भैया ने खुद बताया था और उन्होंने मुझे मना किया था मैं किसी से ये बात ना कहूं, मम्मी पापा से भी नहीं। नहीं सर, इस बारे में हमको नहीं पता। तभी तो मेरा बेटा मर गया। क्या क्या सह रहा था वो घुट घुट के रह रहा था, घुट घुट के रह रहा था वो, घुट घुट के। एक बात बताइए, क्या आप लोगों ने अविनाश को इधर बाराबंकी में देखा था? कभी नहीं देखा उसको। सर आपको क्या लगता है ये लोग जो बोल रहे हैं वो सब सच है? हो सकता है ये सब लोग एक दूसरे पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। पर क्यों करेंगे वो ऐसा? हो सकता है इनकी बातों में भी कुछ सच्चाई हो, लेकिन इस वक्त मैं कुछ और सोच रहा हूं आलम। क्या सर? अविनाश और मोंटी दोनों मर चुके हैं। अगर अविनाश को मोंटी ने मारा तो फिर मोंटी को किसने मारा? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि वो लड़की पलक इन दोनों के बीच में कर क्या रही है? सर अविनाश, पूनम और रिंकी का कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से पिछले 6 महीनों में इन तीनों के बीच में आपस में कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन सर ये देखिए, लखनऊ में रहने के दौरान मोंटी की बहन पूनम और अविनाश के बीच काफी बातचीत होती थी, लगभग रोज, घंटों तक। झूठ है सब झूठ है अम्मा।
चक्कर तो इसका चल रहा था अविनाश के साथ। वो बस हमारा दोस्त था, बस दोस्त, कोई संबंध, कोई अफेयर नहीं था हमारा उसके साथ। और अम्मा झूठ तो भाभी बोल रही हैं अपनी करतूत में पर्दा डालने के लिए। अम्मा, हम अपने बच्चे टिंकू की कसम खा के कहते हैं हमारा कोई संबंध नहीं था किसी के साथ। झूठ बोल रही हो तुम। अपनी भाभी पे लगाया हुआ तुम्हारा इल्जाम बिल्कुल झूठा है। सर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आवाज नीचे। हमारे पास और भी बहुत से तरीके हैं सच को उलवाने के। और सच तो यह है कि मोंटी को तुम्हारे और अविनाश के संबंधों को लेकर आपत्ति थी, इसलिए तुमने अविनाश के साथ मिलकर मोंटी के कत्ल का प्लान बनाया, जो कि फेल हो गया। और बाद में मोंटी को उसको भी मारकर जला दिया। हालांकि यह काम तुम्हारे अकेले के बस का नहीं था, इसलिए तुम्हारे साथ तीसरा भी जरूर कोई था। कौन था वो तीसरा? और ये पलक कहां है? हम किसी पलक को नहीं जानते और हमारा अविनाश का कोई संबंध नहीं था। भाभी का था, सिर्फ भाभी का। हमने कुछ नहीं किया सर। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, मोंटी और अविनाश दोनों दुश्मन थे, तो फिर ये दोनों एक साथ उस गाड़ी में कैसे पहुंच गए और क्यों? हो सकता है किसी ने मीटिंग तय की हो। पर सर मोंटी के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। लेकिन यह भी तो हो सकता है पर्सनली आमने सामने बात की गई हो। पर सर जिस दिन वारदात हुई अविनाश उसी दिन बाराबंकी पहुंचा था, तो हो सकता है कि उस तीसरे आदमी को अविनाश ने अपने फोन से कांटेक्ट किया हो। एक काम करो आलम, इस अविनाश के फोन कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा से चेक करो। पता करो वारदात से 2-3 रोज पहले इसने किस किस से बात की थी। सर देवपुर हाईवे चेक पोस्ट से एक आदमी आया है, उसके पास कुछ खबर है। बुलाओ उसे। सर अभी कुछ देर पहले मैं उन्नो बाराबंकी हाईवे से जा रहा था। पलक सक्सेना का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाओ। इसके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करो। सर मैंने कॉल रिकॉर्ड से पता लगाया, अविनाश एक नंबर पे बहुत अरसे से फोन करता है, लगभग पिछले 2 साल से। किससे बात करता था? सर ये तो नहीं पता चल पाया, लेकिन हाँ सर, ताज्जुब की बात यह है कि अविनाश जिस नंबर पे फोन करता था वो खुद उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर ये देखिए वही नंबर है। मोंटी के पास हमारे लिए कभी टाइम ही नहीं था। अविनाश पूनम को छोड़ने कभी कभी आता था। कॉलेज में साथ पढ़ते थे दोनों, और इसी दौरान हमारी जान पहचान हो गई। हाँ, लखनऊ में भी घर के बाहर हम लोग मिलते थे। सर हमने माफी मांगी और अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने और सुधारने की बहुत कोशिश भी की, पर फिर किसी ने हमारा एमएमएस बनाया, जिसके चलते इतनी बदनामी हुई कि हमें लखनऊ छोड़ के रातों रात यहाँ बाराबंकी आना पड़ा। सर हमने एमएमएस जरूर बनाया था, पर हमने किसी का मर्डर नहीं किया। अविनाश सिर्फ दोस्त नहीं था हमारा, प्यार था हमको उससे, लेकिन भाभी ने उसको छीन लिया हमसे, इसलिए हमारा दिमाग गुस्से से खराब हो गया था। पर सर हमने किसी का मर्डर नहीं किया। अभी कुछ रोज पहले खून की जांच करवाई तो पता चला मुझे और मेरे बेटे टिंकू को HIV हो गया है। हम समझ गए ये हमें अविनाश की वजह से ही हुआ है, पर मोंटी को ना हो जाए इसलिए हमने उनसे शारीरिक संबंध बनाना बिल्कुल बंद कर दिया। पर एक रोज मोंटी जिद करने लगी तो हमें उन्हें बताना पड़ा, और फिर उनके कहने पे ही हमने अविनाश को उस दिन उनकी बताई हुई जगह पे बुलाया। लेकिन सर उसके बाद क्या हुआ ये हमें नहीं पता। मोंटी के हम चचेरे भाई लगते हैं, शंभुनाथ गुप्ता के बेटे, 35 साल के हो गए हैं। अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, किसी से रिलेशन नहीं बना, यहां तक कि शादी भी नहीं हुई, तो रख लिया ऐसे। किसी की हत्या कर दी ऐसे ही, लड़की के साथ बलात्कार किया ऐसे ही, तड़पा तड़पा के रखा उस लड़की को ऐसे ही। तो इंसान नहीं दरिंदा है। तुझे जरा सा भी अंदाजा है क्या हालत की है तूने उस लड़की की? सड़ सारी उम्र ऐसे ही।
रिंकी गुप्ता को हत्या और हत्या की साजिश के लिए हिरासत में लिया गया है। जिंदगी के ज़हीन मसले अपराध के रास्तों पर चलकर नहीं सुलझाए जा सकते। बातों को छुपाकर या गुप्त रखने से मसले खुद ब खुद हल नहीं हो जाया करते। किसी ने सही कहा है कि झूठ और रहस्य आत्मा पर एक ऐसे कैंसर की तरह से होता है जो हर अच्छाई को खा जाता है और अपने पीछे छोड़ जाता है सिर्फ तबाही। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।